Hello class 10th, wish you all a very good morning. This is Mala Tiwari, your social science teacher from GGIC खलीलाबाद। बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे सिविक्स का चैप्टर 2 जिसका शीर्षक है संघवाद। पिछले अध्याय में बच्चों हमने श्रीलंका व बेल्जियम का उदाहरण लेकर यह अध्ययन किया था कि सत्ता की साझेदारी आधुनिक लोकतंत्र के अस्तित्व के लिए कितनी महत्वपूर्ण है। इस अध्याय में सत्ता के साझेदारी के ही एक दूसरे स्वरूप पर हम चर्चा करेंगे जिसे संघवाद कहा जाता है। बच्चों, एक बड़े भौगोलिक क्षेत्रफल वाले देश में अलग अलग क्षेत्रों को एक सूत्र में बांधे रखना व उन्हें सुचारू व व्यवस्थित रूप से चलाने में संघवाद का सिद्धांत अत्यंत उपयोगी है। तो आइए हम समझते हैं कि संघवाद है क्या। जैसा कि हमने अपने पिछले पार्ट में पढ़ा था कि बेल्जियम के संविधान ने केंद्र सरकार ने अपने कुछ अधिकार प्रांतीय सरकारों को दे दिए थे। वास्तव में संघवाद की झलक हमें वहीं देखने को मिल गई थी। संघीय शासन व्यवस्था अर्थात संघवाद में सर्वोच्च सत्ता केंद्रीय प्राधिकार और उसके विभिन्न अनुषंगिक इकाइयों के बीच बंट जाती है। आमतौर पर संघीय व्यवस्था में दो स्तर की सरकारें होती हैं। इसमें एक सरकार पूरे देश के लिए होती है जिसके जिम्मे राष्ट्रीय महत्व के विषय होते हैं। फिर दूसरे स्तर पर राज्यों या प्रांत स्तर की सरकारें होती हैं जो अपनी प्रांत की सीमा के अंदर के कामकाज को स्वतंत्र रूप से देखती हैं। सत्ता के इन दोनों स्तर की सरकारें अपने अपने स्तर पर स्वतंत्र होकर अपना अपना काम करती हैं, वो एक दूसरे में हस्तक्षेप नहीं करती हैं। इस प्रकार संघीय शासन व्यवस्था एक एकात्मक शासन व्यवस्था के ठीक विपरीत है। अब हम जानते हैं कि ये एकात्मक शासन व्यवस्था क्या है। एकात्मक शासन व्यवस्था में शासन के दो नहीं बल्कि एक ही स्तर होता है और बाकी सभी इकाइयां उसके अधीन होकर अपना काम करती हैं। इसमें केंद्र सरकार सबसे शक्तिशाली होती है और वो प्रांतीय सरकारों को आदेश दे सकती है, जबकि संघ सरकार में यह व्यवस्था नहीं है। आइए हम जानते हैं संघवाद की क्या क्या मुख्य विशेषताएं हैं। जो हमने पहले ही पढ़ा है, यहाँ सरकार दो या दो से अधिक स्तरों वाली होती है। इसके बाद है अलग अलग स्तर की सरकारें एक ही नागरिक समूह पर शासन करती हैं, पर कानून बनाने, कर वसूलने और प्रशासन का उनका अपना अपना अधिकार क्षेत्र होता है। जैसा कि हम आपको एक उदाहरण के तौर पे बताना चाहेंगे कि भारत में अपितु संघीय शासन व्यवस्था है, परंतु पूरे देश की नागरिकता एक है, यानी भारत के नागरिकों पर ही राज्य सरकारें भी शासन करती हैं व केंद्र सरकार भी। अगला हमारा है दोनों सरकारें मिलकर ही संविधान के मौलिक प्रावधानों में कोई बदलाव या सुधार कर सकती हैं। पूरे देश में एक ही संविधान है, उस पूरे संविधान में अगर कोई बदलाव करना हो तो या संशोधन करना हो तो केंद्र व राज्य सरकारें मिलकर फैसला लेती हैं, ना अकेले केंद्र सरकार ले सकती है ना अकेले राज्य सरकार। विभिन्न स्तर की सरकारों के बीच अधिकारों पर विवाद की स्थिति में शीर्ष न्यायालय निर्णायक की भूमिका निभाता है। जैसे कि हमारे देश में सर्वोच्च न्यायालय निर्णायक की भूमिका निभाता है यदि केंद्र सरकार या राज्य सरकार में कोई विवाद उत्पन्न होता है तो। वित्तीय स्वायत्तता निश्चित करने के लिए विभिन्न स्तर की सरकारों के लिए राजस्व के अलग अलग स्रोत निर्धारित हैं, अर्थात कर के स्रोत राज्य सरकार के अलग हैं और केंद्र सरकार के अलग हैं। इस प्रकार संघीय शासन व्यवस्था के दोहरे उद्देश्य हैं: देश की एकता की सुरक्षा करना व उसको बढ़ावा देना और साथ ही साथ क्षेत्रीय विविधताओं का भी पूरा सम्मान करना। अतः संघीय शासन व्यवस्था के गठन व संचालन हेतु दो चीज़ें अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। सबसे पहला है सत्ता के बंटवारे के नियमों पर आपसी सहमति।
और एक दूसरे पर भरोसा कि वे अपने अपने अधिकार क्षेत्र में रहेंगे। अर्थात केंद्र व राज्य सरकार अपने अपने अधिकार क्षेत्रों में रहते हैं, एक दूसरे के अधिकार क्षेत्रों में हस्तक्षेप नहीं करते हैं, और दूसरे जिसको जो अधिकार मिले हैं उन पर उनमें आपसी सहमति की स्थिति भी होनी आवश्यक है। अब हम देखते हैं कि संघीय शासन व्यवस्थाओं का अलग अलग प्रकार से गठन होता है। विश्व के अनेक देशों में संघीय शासन व्यवस्थाएं हैं, परंतु उनका गठन अलग अलग प्रकार से हुआ है। आइए हम जानते हैं। संघीय शासन व्यवस्थाएं सामान्यतः दो तरीकों से गठित होती हैं। पहला तरीका है कि दो या दो से अधिक स्वतंत्र राष्ट्रों को साथ लाकर एक बड़ी इकाई गठित करने का, जिसमें दोनों स्वतंत्र राष्ट्र अपनी संप्रभुता व अपनी अलग सांस्कृतिक पहचान के साथ काम करते हैं। उदाहरण के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया, इन देशों में संघीय शासन व्यवस्था है। इनमें देश जो है वृहद भौगोलिक क्षेत्रफल है और देश अलग अलग छोटी छोटी इकाइयों में बटा है, परंतु सबकी अपनी अपनी सांस्कृतिक पहचान है, सब अपनी अपनी संप्रभुता के साथ कार्य करते हैं। इस व्यवस्था में राज्य सरकार केंद्र से अधिक शक्तिशाली होती है, जबकि संघीय शासन के गठन का जो दूसरा तरीका है वह है एक बड़े देश द्वारा अपनी आंतरिक विविधता को ध्यान में रखते हुए राज्यों का गठन करना और फिर राज्य व केंद्र के बीच सत्ता का बंटवारा करना, अर्थात राज्य व केंद्र की शक्तियों का निर्धारण करना। भारत, बेल्जियम और स्पेन इसके उदाहरण हैं। इस व्यवस्था में केंद्र सरकार राज्य सरकार से अधिक शक्तिशाली होती है। तो बच्चों, बेल्जियम का उदाहरण तो आपने पिछले क्लास में ही पढ़ा था, पिछले चैप्टर में, जिसमें हमने देखा था कि बेल्जियम एक देश था, अलग अलग भाषा समूहों के आधार पर उसको दो प्रांतों में विभाजित किया गया। दोनों की अपनी अपनी सांस्कृतिक पहचान थी, परंतु फिर भी वे एक देश के दो महत्वपूर्ण इकाइयों के रूप में पहचाने जाते हैं। तो बच्चों, आज हमने पढ़ा कि किस प्रकार संघवाद क्या होता है, संघवाद को किस किस प्रकार से गठित करते हैं, कैसे इसमें राज्य व केंद्र के बीच शक्तियों का बंटवारा होता है। अपनी अगली कक्षा में हम पढ़ेंगे कि भारत में संघीय शासन व्यवस्था किस प्रकार लागू है। आज के लिए बच्चों इतना ही। थैंक यू।